हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें ये जीएस वर्ल्ड का दूसरा प्रैक्टिस सेट है और ये भूगोल का प्रैक्टिस सेट है। इसमें केवल और केवल भूगोल के क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ रीजनिंग के हैं और कुछ करंट के हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें पूरे का पूरा भूगोल लगभग कवर हो जा रहा है दोस्तों। और इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में जीएस वर्ल्ड वाले में उसमें पूरा का पूरा इतिहास सिलेबस था, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से चारों ऑप्शन को कवर किया था। और उसके पहले भी दोस्तों हम लोगों ने ध्येय आईएएस के 10 प्रैक्टिस सेट जीएस के और 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है और जीएस को विद मैपिंग के साथ कवर किया गया है। और उसके पहले भी जीएस के हमने 5 प्रैक्टिस सेट खुद के अपलोड किए हैं और हिंदी के 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें चारों ऑप्शन को फुल डिटेलिंग के साथ विद मैपिंग के साथ जीएस को भी कवर किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है कि कौन सा मरुस्थल कहां पर स्थित है। तो दोस्तों गिब्सन मरुस्थल ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं विद मैपिंग के साथ। गिब्सन मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो पहले का दूसरा हो जाएगा, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कालाहारी मरुस्थल कहां है? ये भी पढ़ चुके हैं। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। ठीक है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां है? पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है और अटाकामा का मरुस्थल चिली में है। तो दोस्तों इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है तनामी डेजर्ट, ये सिम्पसन, ये गिब्सन, ये सैंडी, यहीं पर ग्रैंडी डेजर्ट भी है और ये विक्टोरिया का डेजर्ट है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का मैप। यहीं पर है ये कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, ये कालाहारी डेजर्ट कहां पर है? बोत्सवाना में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि बोत्सवाना में ही, इसी कालाहारी डेजर्ट में, बोत्सवाना में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और कैसे हमने बताया था याद करने के लिए, क्योंकि बोत्सवाना देश है और वहां पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो बुश और बोत्सवाना रिलेट हो रहा है। तो कभी कभी होता है कि संस्कृति वहां की सभ्यताओं के अनुसार जो है देशों के नाम पड़ जाते हैं। तो हमको यहां से ये चीजें ध्यान देनी है। ये है दक्षिण अमेरिका का मैप, ये है चिली दोस्तों, यहीं पर अटाकामा मरुस्थल है ये। ठीक है, और ये पूरा अर्जेंटीना है, यहां पर पेंटागोनिया का मरुस्थल ये है। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। ठीक है, और इसमें ये दिए हैं कौन सा सही सुमेलित है आंसर में। तो ये वाला सही सुमेलित है, मतलब इसका क्षेत्रफल दिया है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई नहीं कर पाता है, तुक्का भले किसी का भिड़ जाए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे देखेंगे कि यहां पर जो ग्रीनलैंड है, ये महाद्वीप है, द्वीप है। तो जो ग्रीनलैंड है ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, पहले नंबर पे द्वीप आता है। ठीक है, और ये जो न्यू गिनी है उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, सेकंड आता है। ऐसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा द्वीप बताइए, सबसे बड़े द्वीपों का क्रम सजाइए। ठीक है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ये नहीं दे देता कि इसका क्षेत्रफल इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है। हमको भारत का क्षेत्रफल नहीं याद होता है हम लोगों को, है कि नहीं, और पूछ रहा है पता नहीं कौन कौन से द्वीप का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ये ध्यान देना है। ठीक है, मतलब मजाक कर दिए थे कि भारत का बहुत लोगों को भारत का ही क्षेत्रफल नहीं याद होता है, तो दुनिया का क्षेत्रफल कैसे याद हो। तो ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड। यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ये रहा ग्रीनलैंड द्वीप दोस्तों, ये पहले सबसे बड़ा द्वीप है। फिर ये आ जाता है न्यू गिनी दोस्तों, ये है न्यू गिनी, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, फिर ये है बोर्नियो द्वीप दोस्तों, ये तीसरे नंबर का द्वीप है। ये क्रम हमको याद रखना है, ग्रीनलैंड, पपुआ न्यू गिनी हो गया और तीसरा बोर्नियो द्वीप हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथा मेडागास्कर देख सकते हैं। बस यही 4 हम लोग देखेंगे बस। ठीक है, 4 बहुत हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लघु औद्योगिक क्षेत्र है? कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों लघु औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, कानपुर लखनऊ बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो कुछ सीमित इलाके हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र क्या लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं? बिल्कुल सही है, ये लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र, ये भी लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। बी और मतलब दूसरा और तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, भारत में कृषि आधारित उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली सफल कपड़ा मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई, एकदम सही स्टेटमेंट है। पिछले इतिहास वाले सेशन में पढ़ चुके हैं। तो इसकी स्थापना की थी किसने? कावास जी नाना भाई ने की थी, यही हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं, कावास जी नाना भाई ने। और इन्होंने जो फैक्ट्री, इस मिल का जो नाम था क्या था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग। ठीक है,
बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी नाम था। पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी क्लास दोस्तों ऐसी ही होती है, आप पिछले क्लास में जो भी पढ़े होंगे, अगर अगली क्लास में हल्का सा भी लिंक मिलेगा ना, पूरा बताएंगे उसको आपको, तभी तो रिवीजन होता है। रिवीजन ऐसे ही होता है, और रिवीजन का और कोई वो नहीं है कि रिवीजन पर कोई अजीब सी ट्रिक है कैसे किया जाए रिवीजन। रिवीजन ऐसे ही होता है, आगे पढ़िए, अगर आगे पढ़ते समय पिछला कुछ मिलता है तो उसका तुरंत रिवाइज करिए, तभी आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और पीछे जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना है वो भी दूर होता जाएगा। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ है, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान था सिलेक्शन होने का रिवीजन। हम रिवीजन ऐसे ही करते थे, और आप हमारे प्रैक्टिस सेट देखिएगा उसमें कैसे रिवीजन कराया हमने, ऐसे ही रिवीजन, पूरी प्रैक्टिस सेट का हमने रिवीजन करा दिया है। एक प्रैक्टिस सेट का 3-3 4-4 बार रिवीजन हो गया इसी तरीके से। अब हम लोग इसका तो आंसर क्या हो गया, इसका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है पहली जूट मिल 1859 में कोलकाता के पास स्थापित की गई थी, तो ये दोस्तों गलत है, ठीक है। ये 1859 में नहीं की गई थी, ये 1865 में की गई थी। अब हम लोगों को ये सन याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आया है, मतलब जो कपड़ा मिल था वो 54 में हुआ था बंबई में, और जो जूट मिल थी वो 1865 में हुई थी, कहां पर, कोलकाता में हुई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला इसका सही होगा, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खेती सब्जी की खेती से संबंधित है। दोस्तों सब्जी की खेती से संबंधित होता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक खेती जो होती है वो सब्जी की खेती से संबंधित होती है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि जो ट्रक होता है वो रातों रात जो होता है, क्या होता है, ट्रक सब्जियों को भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचा देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रक फार्मिंग, सब्जी की खेती को। और सब्जी उसमें रातों रात चली जाती तो सब्जी सड़ती गलती नहीं है दोस्तों, है कि नहीं, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। और इसको, ये जो सब्जी की खेती होती है ट्रक फार्मिंग, लगभग जो शहर होते हैं शहरों के किनारे किनारे होती है, ताकि जो है हाईवे से ही चीजें चली जाए दोस्तों, ठीक है। 6th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पशुचारण खानाबदोश से संबंधित है। तो राजस्थान, सहारा मरुस्थल, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र, मतलब यहां पर खानाबदोशी जीवन जिया जाता है, तो इसमें तीनों में जिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 7th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर क्षेत्रफल में आता है, और जनसंख्या में तो फर्स्ट आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले स्थान पर क्षेत्रफल में कौन आता है, राजस्थान आता है। और दूसरे स्थान पर बहुत कंफ्यूजन होता है, दूसरे और तीसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। मतलब आप ऐसे चलिए, ठीक है, ऐसे चलिए सीधा, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, चौथे पे तो है ही उत्तर प्रदेश, तो याद ही होगा, पता ही होगा, बाकी ऐसे चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन से चलिए ऐसे सीधा, ठीक। तो मध्य प्रदेश दूसरे पे आता है, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है, ठीक है। अब आता है दोस्तों 8वां क्वेश्चन, लोक नृत्य चरकुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो चरकुला का नृत्य दोस्तों ब्रज क्षेत्र से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और एक आता है रासलीला, रासलीला भी दोस्तों वृंदावन और मथुरा में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा आता है ख्याल नृत्य, ठीक, ये ख्याल नृत्य है। फिर एक आता है उत्तर प्रदेश का नौटंकी हो गई। फिर एक होता है कथक, हम लोग पढ़े होंगे कथक का। फिर एक हो गया दोस्तों कजरी कहाँ होती है, मिर्जापुर में दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीजें उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की रिहंद घाटी नहर योजना से लाभान्वित जिला कौन सा है। तो रिहंद घाटी दोस्तों मिर्जापुर, फैजाबाद तो होगा नहीं, रिहंद घाटी कहां पर है, रिहंद एकदम सोनभद्र जिले में है, तो फैजाबाद तो होगा नहीं, बस्ती गोरखपुर तो और ऊपर है, नहीं होगा, लखनऊ भी नहीं होगा, तो मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और इलाहाबाद इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैप, ये सोनभद्र है, यहीं पर रिहंद बांध है और यहीं पर गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों। रिहंद नदी जो है हम लोग पिछले सेशंस में पढ़ चुके थे, सोन नदी की एक सहायक नदी है, और रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी होगी। और सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से, और पटना में जाकर के ये गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी की जो हमने सहायक नदियां पढ़ी थी, रिहंद नदी पढ़ी थी, उत्तरी कोयल पढ़ी थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल दोस्तों फुलहर झील है, पीलीभीत से। तो दोस्तों गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है फुलहर झील है, ये है दोस्तों गोमती नदी, यहीं पर पीलीभीत आता है। ये पूरा उत्तर प्रदेश में समझिएगा, ठीक है, ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, यहीं पर फुलहर झील है पीलीभीत का,
ठीक। और ये जो है ये फुलहर झील है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर ये गोमती नदी, ये यहाँ पर कैथा नामक, गाजीपुर में कैथा नामक जगह है, यहाँ पर जाके वो गंगा नदी से मिल जाती है। और ये गंगा नदी है, ये सब गंगा नदी की बाएं ट्रिब्यूटरी है, मतलब बाई सहायक नदी है, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न सबसे ज्यादा पैदावारी होती है। कॉफी दोस्तों कर्नाटक में होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो दलहन है, दलहन कहाँ होता है? दलहन मध्य प्रदेश में, दलहन तिलहन। जूट दोस्तों पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। 12th क्वेश्चन है, सी मैप शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो सी मैप शोध संस्थान दोस्तों लखनऊ में स्थित है, ठीक है। हम लोगों को यह ध्यान देना है, सी मैप शोध संस्थान लखनऊ में है। और ये किस लिए होता है? ये औषधि एवं सुगंधित पौधों के लिए है, ठीक है। 12th क्वेश्चन, ठीक। सी मैप शोध संस्थान औषधि और सुगंधित पौधों के लिए यह शोध संस्थान का कार्य करता है, ठीक। 13 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति की उपजाति कौन सी है? थारू जनजाति दोस्तों हम लोग पहले बता चुके हैं, था से थारू होता है और ता से तराई, आप लोग याद कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मिलती है। कहां पर? जैसे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत। पीलीभीत तो थोड़ा सा और उधर जाएगा, लखीमपुर खीरी आ जाएगा, ये सब आ जाए, बहराइच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थारू जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और थारू जनजातियां और ये बुक्सा जनजाति, बा से बुक्सा, बा से बिजनौर, ठीक है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। और बिजनौर में एक माहीगिर जनजाति भी पाई जाती है, पिछले प्रैक्टिस सेट में ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और माहीगिर जनजाति मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य पालन भी करती है और उसका मुस्लिम धर्म का पालन करती है, ठीक है। कठरिया जनजाति ये माहीगिर जनजाति होगी। खरवार जनजाति दोस्तों सोनभद्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कठरिया जनजाति इसकी थारू जनजाति की क्या है? उपजनजाति है, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लिए बलरामपुर में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है? पिछले प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ चुके हैं, ये थारू के लिए। बलरामपुर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में आता है बलरामपुर, है कि नहीं? ये यही तो है बलरामपुर, ये देखिए ये है बलरामपुर। यहीं पर जो है थारू जनजाति के लिए क्या खोला गया है? संग्रहालय खोला गया है। और थारू जनजाति से संबंधित एक प्रधान गांव है इमिलिया कोडर। इमिलिया कोडर में ही जो है ये थारू जनजातियों के लिए संग्रहालय खोला गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। 15th क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? दोस्तों हमको याद नहीं होता था तो आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, एक रे कबीरा मान जा, है कि नहीं? सुना होगा ना। तो कम कबीर हैं यहाँ पर, कबीर कबीरा, तो कबीरा से बखीरा, ये बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। हमको तो ऐसे याद हुआ, बाकी आप लोगों को हो सकता है ऐसे याद हो गया हो, है कि नहीं। और चंद्रप्रभा दोस्तों कहाँ है? चंद्रप्रभा चंदौली में है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है और इसी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य रख दिया गया है, ठीक है। और किशनपुर दोस्तों कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको याद होनी चाहिए। और अब आप लोगों को एक चीज और हम दिखाते हैं, ये है दोस्तों हम लोगों का उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी ही चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश में कुल 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबके नाम नहीं रटने हैं, बस ये देखना कौन से कहां पर हैं, ठीक है। पूछ सकता है क्वेश्चन। सरसई नावर वेटलैंड दोस्तों इटावा में है, सरसई नावर इटावा में है। बखीरा कबीरा कबीर नगर संत कबीर नगर में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। हस्तिनापुर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, हस्तिनापुर किधर होगा? अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, है कि नहीं, मुजफ्फरनगर, यहां सब हो जाएगा, ठीक है। कछुआ अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में है, प्रैक्टिस सेट में भी मिल चुका है। कैमूर अभ्यारण्य ये भी पता होगा क्योंकि कैमूर पहाड़ी कहां पर है? कैमूर पहाड़ी कहां पर है? बिहार और सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्र में है। तो कैमूर पहाड़ी, कैमूर अभ्यारण्य कहां होगा? मिर्जापुर या सोनभद्र जिले में ही होगा। कतरनिया घाट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कतरनिया घाट कहां पर है? बहराइच में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य अभी बता चुके हैं, लखीमपुर खीरी जिले में है। लाख बहोसी अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, कन्नौज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लाख बहोसी। महावीर स्वामी अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, ललितपुर जिले में है, ध्यान देना है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल कहां पर होगा? चंबल घाटी कहां पर होगा? आगरा इटावा, मैनपुरी साइड होगा, तो आगरा इटावा में होगा, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य अभी बताया, चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य नाम बदल दिया गया, उन्नाव में हो जाएगा, ठीक। ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। पार्वती अर्गा गोंडा में है, ठीक, अर्गा हमको तो ऐसे याद होगा, अर्गा गा गोंडा, ठीक, ऐसे याद हो गया। उसका पटना, पटना में नहीं है, बिहार में नहीं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, पटना एटा में है, ठीक है। यही तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, सोचेंगे पटना और ऑप्शन में पटना बिहार जरूर मिलेगा, तो पटना एटा में है, ठीक है।
समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। और ये रानीपुर, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट जिले में है। ठीक, ये समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। समान कहाँ है? माने मैनपुरी में है। और समसपुर रायबरेली में है। सांडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सांडी हरदोई में है। बहुत इसमें जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो आर्द्र भूमि क्षेत्र भी है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहागी बरवा दोस्तों महाराजगंज में है, इंपॉर्टेंट है। सुहेलवा श्रावस्ती में है। ठीक, सुहेलवा श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा उधर साइड फैला हुआ है। ठीक है, सूर सरोवर आगरा जिला में है, इंपॉर्टेंट है। सुरहा ताल बलिया में है, सुरहा ताल चित्तू पांडे वाला है, बलिया जिले में है। विजय सागर बांध महोबा में है, अभ्यारण्य सॉरी। ठीक है, ये हो गया। और टाइगर रिजर्व दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने, ये कतरनिया घाट है, कतरनिया घाट अभी पढ़ चुके हैं, बहराइच में ये टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत जिले में है। अमनगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनौर में है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व अभी बताए थे ऊपर, चित्रकूट जिला में है। और उत्तर प्रदेश में केवल एक सफारी पार्क है, कहां पर है? इटावा सफारी पार्क दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये चीजें ध्यान देना है। 16th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं है? इसमें दोस्तों शीशम नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बर्च जो होता है, बर्च भोजपत्र होता है। ठीक है, और शीशम नम पर्णपाती वन है। शीशम कैसा है? नम पर्णपाती वन है। ठीक है, ये क्या पूछा है? शुष्क पर्णपाती वनों के निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता? तो ये शुष्क पर्णपाती वन नहीं है, नम पर्णपाती वन है। बर्च जो होता है ना, हम लोग कहते हैं भोजपत्र, पूजा पाठ में प्रयोग होता है भोजपत्र। और पहले प्राचीन समय में भोजपत्र पर ही पांडुलिपियां लिखी जाती थी, है कि नहीं? ये ध्यान देना है। पीपल और साल ये सब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ये जो पर्णपाती वन है दो प्रकार के होते हैं, एक नम पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन आप नाम से ही समझ रहे होंगे, यहां पर कम वर्षा होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और नम पर्णपाती वन समझ रहे होंगे आप लोग, यहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको अंतर करना है। जैसे टीक हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, ये सब शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान देना है। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की खोज हुई? तो दोस्तों यूरेनियम की खोज हम लोगों को ललितपुर में दिखाई देता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हथकरघा उद्योग की बात कौन करते थे? गांधी जी करते थे, कुटीर उद्योग, है कि नहीं? यही सबसे बड़ा उद्योग है कृषि के बाद रोजगार देने वाला। ठीक, 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय श्रेणियों पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना, पहले हम लोग देखते हैं जो पर्वतों का निर्माण काल हुआ था वो 4 भागों में, 4 युगों में बटा जाता है। एक कैम्ब्रियन युग आता है, कैम्ब्रियन, और एक आता है कैलिडोनियन, और एक आता है हर्षिनियन। ठीक है, और एक आता है अल्पाइन। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पुराना पर्वत कौन सा होगा? कैम्ब्रियन वाला या प्री कैम्ब्रियन वाला? इसमें दोस्तों हम लोग पता होगा सबसे पुराना पर्वत अरावली होगा, है कि नहीं? और अल्पाइन दोस्तों सबसे नया पर्वत है। और इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें अपना हिमालय आ जाएगा, है कि नहीं? अपना हिमालय आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले अरावली आ जाता है, सबसे पहले 2 आएगा, लो इसी से आंसर हो गया। और आखिरी में अरावली है ही, अरे आखिरी में हिमालय है ही। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ है, फिर दोस्तों आपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ है, फिर दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट का निर्माण हुआ है, फिर हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, 20th है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। जलसंधि और स्थिति है। मलक्का जलसंधि दोस्तों कहां पर? मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया और मलेशिया में। तो पहले का दोस्तों 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पहला दूसरा। और दोस्तों जिब्राल्टर जलसंधि हम लोग देखे थे, कहां पर है? स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ठीक है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में, तो सी का 2 आ जाएगा, तो सी का 2, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और युकाटन जलसंधि जो है दोस्तों वो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। और डोवर जलसंधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है दोस्तों। इसको हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये दोस्तों हम लोगों का स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मतलब मलक्का जलसंधि। ठीक है, तो ये हो गया मलक्का जलसंधि, ये हो गया मलेशिया पूरा, और ये हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप है दोस्तों। ठीक है, इसी के बीच में ये मलक्का जलसंधि आती है। ये हो गया दोस्तों युकाटन, ये युकाटन प्रायद्वीप है। ठीक है, ये मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी है, ये पूरा मैक्सिको है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर ये मध्य अमेरिकी देश है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये युकाटन प्रायद्वीप है, ये युकाटन चैनल है, और ये क्यूबा है। ठीक है, तो क्यूबा और युकाटन प्रायद्वीप मतलब मैक्सिको के बीच में ये युकाटन चैनल है दोस्तों। ठीक है, ये आ जाता है यूरोप दोस्तों। ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर जल संधि, ये मोरक्को देश है, और ये
स्पेन है, ठीक है, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है, और स्पेन और पुर्तगाल मिलकर के आइबेरियाई प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आ जाता है दोस्तों हम लोगों का डोवर जल संधि। डोवर जल संधि किसके किसके बीच में, ये फ्रांस के बीच में है और ये इंग्लैंड के बीच में है दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ये सब चीजें ध्यान देना है, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सिद्धांत, और ये सिद्धांत किन किन विद्वानों ने दिया है, तो तापीय संकुचन सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है, तापीय संकुचन सिद्धांत दोस्तों जेफ्रीज ने दिया है। हम लोग संकुचित हो रहे हैं, जेफ्रीज फ्रीज भी हो रहे हैं, है कि नहीं, इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो 21 का मतलब ए का सेकंड हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों बाहर हो जाएंगे, सी डी बाहर हो जाएंगे। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, तुम्हें देख के तो हम डेली फिसल जाते हैं, है कि नहीं, तो फिसलन डेली है कि नहीं, डेली फिसल गए, तो बी का 3 हो गया, ठीक। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। और संवहन तरंग का सिद्धांत हमको याद है, होम्स ने दिया था, है कि नहीं, संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स ने दिया था। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सबको याद होगा, वैगनर ने दिया था, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची झील है, दोस्तों सबसे ऊंची झील टिसोसिकुरु है। टिसोसिकुरु दोस्तों कहां पर है, ये तिब्बत में है स्थित है, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं। ये आ जाता है लेक टिटिकाका। टिटिकाका बोलिविया की राजधानी लापाज, है कि नहीं, तो टिटिकाका झील कहाँ है, ये पेरू है, ये बोलिविया है और ये चिली है दोस्तों, यहीं पर आ जाता है लेक टिटिकाका, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, ये है लेक आयर झील। लेक आयर कहां पर है, लेक आयर ऑस्ट्रेलिया में है, आयर झील। अभी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हम लोग मरुस्थल देख लिए, सैंडी मरुस्थल, ग्रैंडी मरुस्थल, सिम्पसन, गिब्सन, विक्टोरिया मरुस्थल, ये सब ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है, यहीं पर फैले हुए मरुस्थल, ठीक है। और ये आयर झील बेसिन है पूरा, यहीं पर आयर झील ऐसे छोटी सी है, ठीक। अब ये आ जाता है चाड झील दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में चाड झील, ये चाड देश है, यहीं पर ये चाड झील है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23वां। शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सही बात है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका शुक्र की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला एकमात्र देश है, ये गलत बात है। शुक्र की सतह पर ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापान स्पेस एजेंसी ने भी वहां पर अपने यान उतारे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट केवल सही है दोस्तों, ठीक है। और जो शुक्र ग्रह है सूर्य से दूसरे नंबर पर ग्रह होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह इसलिए है क्योंकि वहां पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक गुण होता है, क्वालिटी होती है, वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे पृथ्वी पर उत्पन्न कर रही है ऐसे ही वहां पर भी उत्पन्न कर रही है, क्योंकि वो सूर्य की प्रकाश को कैद कर लेती है मगर जाने नहीं देती है। तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर एटमॉस्फेयर काफी गर्म हो जाता है। और जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह ठोस ग्रह है, मतलब वहां पर चट्टानों से निर्मित है और सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद भी वो सबसे गर्म ग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि वो चट्टानों से निर्मित है और वहां पर दिन में तो बहुत गर्म हो जाता है चट्टान, और जैसे रात होती है तो वहां पर बर्फीला टाइप का हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, तापांतर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वो सबसे गर्म ग्रह नहीं है, ठीक। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह शहर भारत में कर्क रेखा के निकटतम है। तो कर्क रेखा के निकटतम दोस्तों इसमें कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 25वां है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से गुजरती है। तो दोस्तों 3 कहीं भी है तो बाहर कर देते हैं और 1 2 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों भारत, और यहाँ पर ये जो भारत की जो मध्याह्न रेखा गुजर रही है ये गुजर रही है, ये उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य हैं, 5 राज्य आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां। हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर मिलान करना, पश्चिम से पूर्व की ओर मिलान करना है। तो सबसे पश्चिम में दोस्तों सेशल्स आ जाएगा, पहला हो जाएगा, तो पहला ये दोनों गायब हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है डियागो गार्सिया, तो उसके बाद चौथा आ जाएगा, ठीक है। तो डियागो गार्सिया, फिर आ जाएगा मालदीव, फिर आ जाता है श्रीलंका दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग भी थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये है दोस्तों हिंद महासागर का मैप, ये मेडागास्कर है, ये देखिए ये सेशल्स है, सेशल्स सबसे पश्चिम में है, और ये देखिए ये डियागो गार्सिया है, ठीक है। ये चागोस द्वीप समूह है, वहीं पर ये है डियागो गार्सिया, देखिए ये मालदीव है। मतलब अगर देशांतर रेखा ऐसे जाती है तो ये ऐसे यहां से होकर चली जाएगी ऐसे, मतलब डियागो गार्सिया को छूते हुए चलिए, यहाँ पर दूसरी देशांतर रेखा आएगी मालदीव में। और ये है श्रीलंका दोस्तों, ठीक है, श्रीलंका सबसे पूर्व में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कंफ्यूजन हो सकता है मालदीव और डियागो गार्सिया में, ये ध्यान देना है। डियागो गार्सिया किधर, डियागो गार्सिया ज्यादा पश्चिम में है मालदीव की अपेक्षा, बाकी ये सेशल्स और श्रीलंका तो हम लोग कर ले जाएंगे।
फंसेंगे किसमें, डियागो गार्सिया और मालदीव में। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक। 27 है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो फंडी की खाड़ी दोस्तों कनाडा में स्थित है। इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों कनाडा, ये है कनाडा पूरा, ये है फंडी की खाड़ी, ठीक है। फंडी की खाड़ी में ही दोस्तों हम लोग पढ़े होंगे कि 18 मीटर का ऊंचा क्या आता है, ज्वार आता है दोस्तों। सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में ही आता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्टीवेंसन स्क्रीन तापमान, ब्यूफील्ड स्केल आर्द्रता, हाइग्रोमीटर वर्षा। हाइग्रोमीटर तो ये होगा नहीं, हाइग्रोमीटर हमको पता है आर्द्रता है, तो ये भी इसका नहीं होगा। तो इसका मतलब केवल और केवल एक स्टीवेंसन स्क्रीन ताप का मौसम के तत्व कौन से हैं? तापमान इसका सही हो जाएगा। केवल और केवल इसका एक जो है सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। 29 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो तीनों करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा मैप में देखते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये मणिपुर और मिजोरम भी करता है, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो 4 स्टेट हैं ये, और जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, और 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है? तो नाथुला नहीं है, नाथुला हम लोग पढ़े सिक्किम में है, तो नाथुला नहीं है। 2 जहां भी ये काट दीजिए आप, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। रेजांगला है और खारदुंगला है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों तिब्बत में है, ठीक। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये है दोस्तों भारत का मैप, और ये है कुछ दर्रे दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों, ये देखिए, ये जोजिला दर्रा यहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, ये पीर पंजाल दर्रा है ये, और ये देखिए ये खुजरेब दर्रा है, ये काराकोरम है, ये खारदुंगला है, ये खारदुंगला है, ये बाड़ा लाचा दर्रा है, ये रोहतांग, ये शिपकीला दर्रा, ये सब सिक्किम में। ये माना नीत लुपलेख दर्रा, ये सब कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहां पर देख लेते नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ठीक है। नाथुला जेलेपला कहां पर है? ये सिक्किम में है, ठीक है। और ये दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है दिफू दर्रा। और ये बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, सेला पास भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। 31 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को सही ढंग से परिभाषित करता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अक्साई चीन का के क्षेत्र में एक प्रस्तावित सीमा रेखा है दोस्तों। ये मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा, इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए लिखा मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा 1899 में बनाया गया था। यही विवाद है भारत और चीन के बीच में। ये जो मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा है, ये देखिए कहां से जा रही है, ये ग्रीन वाली यहां से जा रही है। चीन इसको सीमा रेखा मानता है। और ये देखिए ये जो जॉनसन लाइन है 1865 और 1897 में, ये जॉनसन लाइन क्या दे रही है? जॉनसन लाइन ये दे रही है, और भारत इसको सीमा रेखा मानता है कि नहीं? चीन इसको नहीं मानता है, भारत इसको नहीं मानता है कि नहीं? तो ये सब चीजें हो गई, ठीक। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा और जॉनसन रेखा दोनों ध्यान देना है, ठीक है। और यहां से ऐसे आता है कौन सा? एलओसी आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहां से एक आ जाता है एलएसी आ जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाता है एलओसी, और ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी भारत और चीन के बीच में है, और एलओसी भारत और पाक के बीच में है, ठीक है। ये हो गया। 32 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित बताना है? शेराथांग अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में ये है, और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। ये सही है दोस्तों। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि शेराथांग अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। शेराथांग दोस्तों कहां पर है? सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है, ठीक। और ये जो नाथुला दर्रा है, ये आपको एक बार और हम मैप में दिखाते हैं थोड़ा। ये जो नाथुला दर्रा है दोस्तों, ये नाथुला दर्रा, ये यहां पर है, नाथुला है ना। अभी देखिए, अभी ये भी याद हो जाएगा। नाथुला दर्रा भारत मतलब सिक्किम या भारत और तिब्बत के बीच में जाने का रखा है। इसको था से तिब्बत आप याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? भारत और तिब्बत को जोड़ता है। और ये जेलेपला दर्रा है, जेलेपला में कुछ ऐसा नहीं है, तो जेलेपला के बगल में ये भूटान है यहाँ पर ऐसे, तो जेलेपला दर्रा भारत और भूटान को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और शेराथांग दर्रा भी सिक्किम में है दोस्तों, ठीक। 33 है मानसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मानसर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानसर झील बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसर और सुरिनसर, मानसर और सुरिनसर को दोस्तों जुड़वा झील भी कहते हैं, और यहां पर मानसर सुरिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये ध्यान देना है, ठीक है।
34 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, सही स्टेटमेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्धारित है, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो 34वें का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यह है दोस्तों हम लोगों का, ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ठीक है, ये है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, यही नामचा बरवा है। नामचा बरवा पर्वत से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है भारत में मुड़ जाती है। ये है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा से उत्तर में है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये लोकेशन से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैपिंग से जरूर पढ़ते हैं दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए जहां पर मैप का रिक्वायरमेंट है, जहां पर ऐसी कोई भी चीज हो जो मैप में इंगित है, हमको मैप देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया, ये काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 35वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर की सीमा बनाता है? भूमध्य सागर की सीमा फ्रांस, ऑस्ट्रिया नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रिया कहां पे, बहुत दूर है। फ्रांस और स्पेन बनाता है। तो पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ये है भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। ये देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया हम लोग क्या पढ़े हैं? ये अफ्रीका माइनर है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया अफ्रीका माइनर पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, और लीबिया, इजिप्ट ये हो गए अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। और एशिया में ये है इजराइल, ये है लेबनान और ये है सीरिया। ये है इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये तुर्की है दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये साइप्रस है, ये भी बनाता है सीमा। ठीक है, ये ग्रीस है। ठीक है, अब इधर से आते हैं। ये स्पेन है। ठीक, ये पुर्तगाल आ जाता है। पुर्तगाल नहीं है, पुर्तगाल देखिए अटलांटिक महासागर की तरफ है। ठीक है, ये नहीं है, ये स्पेन है। ये फ्रांस है, इटली आ जाता है। और ये देखिए यहां से स्लोवेनिया, ये क्रोएशिया, ये बोस्निया हर्जेगोविना, ये मॉन्टीनिग्रो, ये अल्बानिया और ये ग्रीस। ये सारे देश हैं जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, याद करना है। ये दोस्तों एड्रियाटिक सी है, ये एड्रियाटिक सी मानते हैं। ठीक है, और यहां पर आयोनियन सी है। ठीक है, और ये यहां पर ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सी और आयोनियन जल संधि को, आयोनियन सागर को जोड़ती है। यहां पर ओट्रांटो जल संधि है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए। सब चीजें आपको तभी याद होंगी जब आप हर बार मैप देखेंगे। ठीक है, मैप ऐसा नहीं है कि केवल जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी तैयार होगा 1-1.5 महीने में। 1-1.5 महीने में मैप कभी नहीं तैयार होता। ठीक है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका नामक क्षेत्र का हिस्सा है? जिबूती है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है, ये भी है। तो सभी हैं, और इसके साथ साथ एक सोमालिया भी आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये इरिट्रिया है, ये इथियोपिया है, ये जिबूती है, ये सोमालिया है। ठीक है, ये लाल सागर है, ये गल्फ ऑफ एडन है, अदन की खाड़ी है। और यहीं पर बाबल मंडेव जल संधि है दोस्तों। बाबल मंडेव जल संधि किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर को और अदन की खाड़ी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यमन है, यमन की राजधानी साना है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 37 आ जाता है। चांदीपुर समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? चांदीपुर उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा, आसान भी है। 38 है, निम्नलिखित में से साल्टोरो रिज कहां पर स्थित है? दोस्तों साल्टोरो रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो इसका 38वें का पहला क्वेश्चन सही, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर का मैप। ये है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर है, त्रिभुजाकार में जो बना है। ये है सोल्टेरो रिज, ये दक्षिण पश्चिम में आया, ये है, ये सोल्टेरो रिज है। ठीक है, और ये देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर से यहीं से नुब्रा नदी निकलती है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। ये देखिए ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, अभी पढ़ाए थे। और ये है अक्साई चिन्ह वाला क्षेत्र, यहीं पर है ऐसे LAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पर मैकडोनाल्ड लाइन है, ऐसे है कि नहीं? यहाँ पर मैकडोनाल्ड लाइन ऐसे जाती है और यहाँ से ऐसे जॉनसन लाइन जाती है, अभी पढ़ चुके हैं पहले। ठीक, तो ये सब चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है? अगत्ती द्वीप, बंगारम द्वीप, कदमत द्वीप, तीनों स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग लक्षद्वीप पर थोड़ा सा चलते हैं। ये हमारा अरब सागर, ये है केरल का तट, ये मिनिकॉय द्वीप। अब हम लोग देखते हैं मिनिकॉय और मालदीव को। यहाँ पर मालदीव है, ठीक है, यहाँ पर मालदीव है और यहाँ पर मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री रेखा है। ठीक है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में या काल्पेनी या कावारत्ती के बीच में 9 डिग्री रेखा है। ठीक है, 9 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये हो गया, ये कावारत्ती, ये अगत्ती द्वीप है। ठीक है, ये एंड्रोट द्वीप है,
ये कदमत द्वीप है, ठीक है, और ये बंगारम द्वीप है, जो अभी अभी ये तीनों द्वीप अभी मिले हैं, ये तीनों द्वीप, ये इसी 3 द्वीप के बारे में बात क्वेश्चन में हुई है, ठीक है। 40th क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? चांग चेनेमो घाटी लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में नहीं है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। सर क्रीक गुजरात में है, ये गुजरात में है, ये सही है, तो पहला और तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दोस्तों सर क्रीक। सर क्रीक कहाँ पर है? गुजरात ये है, ये गुजरात, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सर क्रीक है ना, ये विवादित क्षेत्र है, ठीक है। ये 60 मील की दूरी वाला एक लॉन्ग एस्चुरी है, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान देना, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद का एक कारण भी है, ठीक। 41 है, नागालैंड राज्य के बारे में कथनों पर विचार करना है। यह म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, गलत बात है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक। पूर्वांचल श्रेणी का सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है, सही स्टेटमेंट है ये, तो केवल और केवल 2 स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये है हमारा भारत देश का मैप, और ये थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं इसको, ये है उत्तर पूर्व, ये है, ये नागालैंड है, और नागालैंड में ही देखिए ये माउंट सारामती है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर पटकाई रेंज आ जाती है, ठीक, ये देख लेना हम लोगों को। और अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिरी, अबोर, मिशमी, ये सब पहाड़ियां आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाती है ऐसे आंध्र प्रदेश में नल्लामाला, एर्रामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में ऐसे आ जाती हैं, ठीक है। आप लोगों को ये सब चीजें याद होनी चाहिए, हमें याद है तो आप लोगों को भी याद होनी चाहिए। 42 है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अस्कोट उत्तराखंड में है, ठीक है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इलाहाबाद आंसर मार देंगे, क्योंकि हम लोग पहले सेशन में पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं? इलाहाबाद में है, 12। तो जनसंख्या, जो विधानसभा सीटों का बंटवारा होता है, वितरण होता है, जनसंख्या के ही आधार पर तो होता है, मतलब सबसे ज्यादा सीटें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक। 44 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी? 7 थे। 7 कौन कौन से थे? जैसे बहुत आसान है, देखिए कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद हो गया, बनारस 4 हो गई, ये आगरा, मेरठ, गाजियाबाद हो गया 7, ठीक, तो ये हो गया। 45वां क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? जनसंख्या सिक्किम है, जनघनत्व तो कम नहीं है, पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, जनघनत्व तो कम नहीं, इसका जनघनत्व कर्नाटक से भी कम नहीं है, गोवा से भी कम नहीं, महाराष्ट्र से भी कम नहीं है इसका, है कि नहीं, पहले सेशन में पढ़ चुके हैं। 46 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो दोस्तों अगर राज्य पूछेगा तो मेघालय हो जाएगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो दादरा नगर हवेली हो जाएगा। दादरा नगर हवेली में 55% है, और मेघालय में इसका आधा कर देंगे तो लगभग 24% या 26% हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 27% है इसका, ठीक है, मेघालय का, ठीक है। लेकिन ओवरऑल पूछता है तो दादरा नगर हवेली का सही हो जाएगा, ठीक। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य दोस्तों नागालैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद देना है, ध्यान देना है। नागालैंड दोस्तों कहां पर है? म्यांमार की सीमा पर है, भारत का ही राज्य है ये, और यहाँ पर इंग्लिश राजभाषा है इसकी, ठीक है, क्रिश्चियन है यहाँ पर सारे, तो ये लोग भी ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं। तो नागालैंड है, कहां पर? नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है, ठीक है। 48 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण का स्तर न्यूनतम है? तो सबसे कम नगरीकरण दोस्तों कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हमको ये ध्यान देना है। और शहरीकरण दोस्तों भारत में कितना है? 31.16% है, ठीक, 31.16%, ठीक है। 49 तक भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा होगा इसमें? गोवा होगा। गोवा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू है, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, भैया पढ़े लिखे लोग हैं इसीलिए तो तार्किक बात करते हैं, और इसीलिए जो है समान नागरिक संहिता लागू किए हैं, क्योंकि नगरीकरण वाले राज्य हैं, है कि नहीं। और गोवा पुर्तगालियों का कब्जा भी था, इसीलिए वहां पर क्रिश्चियन भी लोग ज्यादा हो गए हैं, है कि नहीं, यूरोपीय लोग मतलब क्रिश्चियन लोग ज्यादा हो गए हैं, ठीक। इस तरीके से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं इसको, मतलब हर चीज कहीं ना कहीं लिंक होती है, उसका संबंध होता है, बस हमको संबंध बिठाना पड़ता है। 50वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, अभी इसको देखिए, श्रावस्ती है, यहीं पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, और यही लोग नगरीय नहीं हो पाए, है कि नहीं। कितना
कितना विरोधाभास है कि नहीं। श्रावस्ती, अगर गौतम बुद्ध आज अगर आ जाएं, श्रावस्ती वालों को क्या कहेंगे, जैसा छोड़ के गए थे वैसा भी नहीं रखे, है कि नहीं। अब देखिए 51 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी किस प्रदेश में संकेंद्रित है, तो ये उत्तर प्रदेश में संकेंद्रित है दोस्तों, ठीक है। 52 है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजाति लोगों का प्रतिशत भी सबसे अधिक सोनभद्र में है और अनुसूचित जनजातियां भी सबसे ज्यादा सोनभद्र में है। और उत्तर प्रदेश में इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विधानसभा में सीटें आरक्षित हैं 86 हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 84 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, और ये दोनों की दोनों सीटें सोनभद्र से ही है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 53 है, सारंडा और चाईबासा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सारंडा और चाईबासा दोस्तों लौह अयस्क के भंडार से संबंधित है, ठीक है। और ये जो लौह अयस्क का भंडार है ये कहां पर है, ये झारखंड में है, और यहीं पर बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है, ये सारंडा और चाईबासा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा, है कि नहीं। 54वां है, शस्य सघनता निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध बताता है। शस्य सघनता बताता है कि एक साल में एक खेत के किसी एक क्षेत्रफल में कितनी ज्यादा फसलें उगाई गई। मान लीजिए एक क्षेत्र है, वहां पर 2 फसलें उगाई गई हैं, तो उसकी सघनता ज्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा इसका, सकल फसल क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 55 है, गुरु महिसानी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु महिसानी दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और ये लौह अयस्क दोस्तों धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। धारवाड़ चट्टान हम लोग पढ़े, धा से धारवाड़, धा से धात्विक खनिज, तो सबसे ज्यादा धात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं, धारवाड़ चट्टानों में, धा से धारवाड़, धा से धात्विक खनिज मिलता है। और ये गुरु महिसानी दोस्तों कहां पर है, ये मयूरभंज जिले में है, ठीक है, उड़ीसा में है, ध्यान देना है, ठीक। 56 है, बॉक्साइट अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है, सही बात है। यह मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ है, यह भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। 57 है, भारत में सीसा खनिज संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, सीसे का प्रमुख अयस्क गैलिना है तथा यह चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर की आग्नेय शैलों में पाया जाता है, सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, राजस्थान के जावर क्षेत्र सीसे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है, तो 57 का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान में जो सीसे का उत्पादन और भंडारण दोनों पहले स्थान पर, उत्पादन भी है भंडारण भी है, ये दोनों में पहले स्थान पर है, ठीक है। 58 है, भारत में कोयला भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एंथ्रासाइट कोयला दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, सही बात है, ठीक है। लिग्नाइट कोयला नमी की मात्रा कम होती है, गलत है, नमी की मात्रा ज्यादा होती है। उड़ीसा में देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यह कुल कोयले भंडार का 24% से अधिक वहन करता है। दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और तीसरा इसका सही है दोस्तों, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पढ़ते होंगे कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कोयला कार्बन की मात्रा होती है जो 80 से 85% होती है। उसके बाद बिटुमिनस में होती है 60 से 80%। फिर लिग्नाइट में होती है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, 40 से 60% होती है, और 40% से कम पीट कोयला में होती है, ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 59, भारत में अधिकतर चीनी मिलें किस राज्य में है, तो चीनी मिलें अधिकतर उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। 60 है, कौन सा स्थान भारत में मैग्नीज उत्पादन का केंद्र है, तो दोस्तों ये ध्यान देना है, तुमकुर दोस्तों, तुमकुर में कर्नाटक में है, यहां पर मैग्नीज उत्पादन होता है। कडप्पा भी कर्नाटक, कडप्पा आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है, आंध्र प्रदेश में यहां पर भी होता है। और बालाघाट दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, तो ये तीनों के तीनों में मैग्नीज उत्पादन का ये क्षेत्र है। 61 है, भारत में तांबा खनिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन की गंभीर कमी है, तो दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है। महाराष्ट्र के बालाघाट खदानें भारत के तांबा का 50% से अधिक उत्पादन करती है, ये सही है। और राजस्थान का खेतड़ी की खान तांबों के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों, ठीक है। 62 है, अभ्रक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभ्रक के गुण उत्कृष्ट विद्युत शक्ति, परतदार और कम बिजली हानिकारक होते हैं, सही बात है दोस्तों, ठीक है। झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट
अभ्रक के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इसका 1 और 2 दोनों आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों ये सब चीजें मैप में जरूर देखिए, जाके मैप साथ में लेके पढ़िए, ठीक है। हाल ही में खबरों में रही सोनभद्र सोने की खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सोनभद्र की खदान दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ये हम लोगों को पता ही होगा। 64 है, कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार क्षेत्र दोस्तों सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए नहीं, सोना गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, ये हो जाएगा। और कोयला भंडार के लिए दोस्तों सिंगरेली प्रसिद्ध है, लौह अयस्क भंडार के लिए गुरु महिसानी, सिंह भूमि है कि नहीं, मयूरभंज वो प्रसिद्ध है, ठीक है, ये हो गया। 65 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चक्रवात के केंद्र में एक आंख बनती है, सही बात है, जिसमें अधिक वायुदाब नहीं होता है, जिसमें कम वायुदाब होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लैंडफॉल करते समय इनकी तीव्रता आमतौर पर कमजोर होती है, तो सेकंड ऑप्शन सही है, तो 65वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 66 है, ला नीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना चिली है, चिली के पश्चिमी तट से जो है ला नीना प्रवाहित होती है दोस्तों। यह मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान में आवधिक वार्मिंग को संदर्भित करता है, गलत है। ला नीना ठंड को बढ़ा देती है, तापमान को कम कर देती है, ठीक है, तो वार्मिंग नहीं करता है, एल नीना वार्मिंग करता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ला नीना का संबंध भारत में भारी मानसूनी वर्षा से नहीं है ये, ठीक है, ला नीना से भारत में वर्षा होती है लेकिन भारी मानसूनी वर्षा नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो 66 का दोस्तों ना तो 1 ना तो 2 सही हो जाएगा। 67 में टाइफून वांगपो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकसित होता है? तो टाइफून वांगपो, टाइफून जो होता है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, फिलीपींस साइड में इसको जो चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। 68 है, उत्तर पूर्वी मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी शुरुआत दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद होती है, सही बात है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वार्षिक वर्षा का प्राथमिक स्रोत है, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? दोनों इसके सही हो जाएंगे, ठीक। 69 है, निम्नलिखित में से कौन से बादल धब्बेदार धूसर या सफेद बादल जिनमें अक्सर अंधेरा होता है, क्या कहलाता है? वो अल्टोस्ट्रेटस क्लाउड कहलाता है दोस्तों, ठीक है। 70 है, निम्नलिखित में से किस बादल को वर्षा बादल भी कहा जाता है? तो स्ट्रेटोक्यूमुलस बादल को वर्षा बादल भी कहा जाता है। 71 है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो गर्म मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? जहां अधिक वायुदाब होता है, तो हॉर्स अक्षांश पर पाए जाते हैं। 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर हॉर्स अक्षांश कहलाता है और यहीं पर उच्च वायुदाब होता है, इसीलिए यहां पर मरुस्थल अधिक बनने की संभावना रहती है और बनते भी है, ठीक। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है? वाष्पीकरण प्रभावित करता है, बर्फ का जमना प्रभावित करता है, नदियां भी प्रभावित करती हैं और पवन प्रवाह भी प्रभावित करता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 73 है, यूरोप महाद्वीप के निम्नलिखित समुद्र तटों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की, बाल्टिक सागर, सफेद सागर सबसे ऊपर है, फिर बाल्टिक सागर है, आयोनियन और एड्रियाटिक, फिर एड्रियाटिक सी, अभी देखिए आया था एड्रियाटिक सी और आयोनियन हम बता चुके हैं, तो 2 1 4 3 इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये हम लोगों का दोस्तों यूरेशिया का मैप देख लेते हैं, यूरोप का मैप, ये व्हाइट सी है, सफेद सागर, ये है बाल्टिक सी, ये हो गया बाल्टिक सी, और ये देखिए ये एड्रियाटिक सी है, ये इटली के बगल में एड्रियाटिक सी है, और ये देखिए ये आयोनियन सी है, ठीक है, ये आयोनियन सी है, ठीक। तो सबसे पहले व्हाइट सी, बाल्टिक सी, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी। एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को ओट्रांटो जल संधि जोड़ती है दोस्तों, ठीक है। 74 हो गया, बोगनविले द्वीप हाल ही में खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो बोगनविले द्वीप दोस्तों कहां पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बोगनविले द्वीप है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पपुआ न्यू गिनी है, ये बोगनविलो आइलैंड है, ये सोलोमन द्वीप समूह दोस्तों, ये सोलोमन द्वीप समूह का ही हिस्सा है बोगोविन आइलैंड दोस्तों, ठीक है। 75 है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला ब्यूफोल्ट गायर समुद्री जलधारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्यूफोल्ट समुद्री जलधारा आर्कटिक महासागर से संबंधित है। हम लोग इसको देखते हैं, ये है दोस्तों अलास्का, ये है अलास्का, ये कनाडा, ये ब्यूफोल्ट सागर है अलास्का के ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैपिंग करके हम लोग आंसर कर सकते हैं। 76 है, निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है?
तो ब्लैक स्ट्रीम दोस्तों क्यूरोशियो करंट को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्यूरोशियो धारा, एक बार दोस्तों हम लोग ब्लैक सारे जो है जलधाराएं देख लेते हैं। ये है दोस्तों क्यूरोशियो धारा। क्यूरोशियो धारा दोस्तों गर्म जलधारा है। ऐसे जो पीले में बनी है गर्म जलधारा है, जो नीले में बनी है वो ठंडी जलधारा है। ये क्यूराइल की जलधारा या आयोशियो की जलधारा है। ये कैसी है? ठंडी जलधारा। इसका एक ट्रिक बता दिए थे, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों कोयला फेंक रहा, तो हमबोल्ट की जलधारा, ये देखिए पेरू या हमबोल्ट, यही जब ये ठंडी जलधारा है ना, यही जब प्रभावी होती है तो ला नीना आती है। ठीक है, ये देखना है। हमबोल्ट हो गया। ग्रीनलैंड की धारा दोस्तों, ग्रीनलैंड की धारा भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, और कैलिफोर्निया की धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। कनाडी की धारा देखिए मोरक्को के पास चलती है, ये भी ठंडी जलधारा है। ये वेंगुला की जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ठंडी जलधारा, और ये क्यूराइल आयोशियो ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ध्यान देना है। 77 महासागरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी पर लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन का उत्पादन समुद्र से आता है, सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट है इस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा समुद्री प्लैंकटन से है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो सही पूछा है तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 78 है विश्व का सबसे बड़ा सागर मृत सागर निम्नलिखित में से कहां पर है? तो मृत सागर दोस्तों इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। ये है दोस्तों डेड सी, ये है इजराइल, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये है जॉर्डन, और ये है दोस्तों मृत सागर दोस्तों। ठीक है, 79 है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? महासागरीय धाराओं को कौन सा प्रभावित करता है? तो अटाकामा मरुस्थल। थार और गोबी डेजर्ट ये नहीं प्रभावित करते हैं। अटाकामा मरुस्थल है तो केवल एक सही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो अटाकामा मरुस्थल, ये देखिए ये गोबी मरुस्थल है और थार मरुस्थल यहाँ पर है, ये तो लैंड लॉक्ड मरुस्थल है ना, तो महासागरीय धाराओं से इसका प्रभाव ही नहीं। अभी अटाकामा मरुस्थल कहाँ देखे थे? चिली में देखे थे हम लोग, है कि नहीं? तो अटाकामा मरुस्थल चिली में समुद्र के समीप है, तो वहां पर ठंडी जलधाराएं प्रभावित करती हैं दोस्तों। ठीक है, 80 है मोनोजाइट निम्नलिखित में से किस समुद्री तट के क्षेत्र के बालू में पाया जाता है? तो मालाबार तट में पाया जाता है। ठीक है, मोनोजाइट जो थोरियम का बहुत बड़ा मतलब स्रोत होता है। ठीक, 81 है निम्नलिखित में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां, कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और महानदी। ठीक है, 82 है भारत का वह स्थान जहां सोना, तांबा, लौह अयस्क का कोयला पाया जाता, क्रम से बताना है। सोना कोलार में पाया जाता, कोलार ये तो गलत हो जाएगा बी। तांबा खेतड़ी में पाया जाता है, ये गलत हो गया, खेतड़ी। लोहा और कोयला झारखंड में पाया जाता है, झरिया झारखंड, तो कोयला चौथा झरिया, तो पहला इसका सही हो जाएगा। लौह अयस्क नोवा मुंडी, सिंहभूमि, मयूरभंज, गुरु महिसानी में लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, 83 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बादलों रहित रातें स्पष्ट बादलों वाली रातों की तुलना में गर्म होती हैं क्योंकि वातावरण में गर्मी का अवशोषण और इससे पृथ्वी की ओर भेजती हैं। ये दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब बादल साफ होता है ना तो गर्मी कम होती है, और जब बादल घेरा होता है, बादल रहते हैं तो गर्मी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी से पार्थिव विकिरण है, पार्थिव विकिरण जा नहीं पाती है और ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनता है ये दोस्तों। ठीक है, तो जब प्रकाश जा नहीं पाएगा बाहर, जो पार्थिव विकिरण बाहर नहीं जा पाएगा, तो हमारे वायुमंडल को वो गर्म बनाए रखता है। ठीक है, गलत हो गया। कॉपरनिकस ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, कॉपरनिकस ने सूर्य सिद्धांत दिया था, मतलब ये नहीं कहा था पृथ्वी गोल है, इन्होंने बताया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बैरोमीटर रीडिंग का अचानक गिरावट से तूफानी मौसम का संकेत मिलता है, ये सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और जब धीरे धीरे ये बैरोमीटर का दाब उठता है ना, तो मौसम साफ का संकेत देता है। ठीक है, 84 है झारखंड के सिंदरी में उत्पादित खाद कौन सा है? तो इसका यूरिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85 है नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक शहर दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मिलता है, तो त्र्यंबकेश्वर से ही ये गोदावरी नदी निकलती है। ये त्र्यंबकेश्वर है, ये गोदावरी नदी जा रही है। ठीक है, और यहीं से दुधना, पूर्णा, वरदा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब जो है उसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। 86 है भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 87 है निम्नलिखित में से माजुली द्वीप किस नदी पर निर्मित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और पिछले प्रैक्टिस सेट में, ढे वाले प्रैक्टिस सेट में हमने इसको पूरा मैपिंग से बताया था इसको। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताया था।
88 है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। अभी मैपिंग में हम लोग इसको देख चुके थे, नामदफा कहाँ पर है, ये है दोस्तों नागा पहाड़ी, ये पटकाई बूम है, यहीं पर है नामदफा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। 89 है निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम वर्षा की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। कम वर्षा, चावल, चावल तो अधिक वर्षा वाली है, तो दो होगा नहीं, दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। हॉर्स ग्राम और सरसों दोस्तों, गेहूं भी वर्षा लेती है। 90 है राउरकेला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है, तो राउरकेला दोस्तों ब्राह्मणी नदी के किनारे है, कहां पर, उड़ीसा में, ठीक। 91 है निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद रूप से भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहां से हम लोग देख लेंगे। ये कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में, क्रम पूछ लेता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंचनजंगा है, ये मकालू है, फिर उसके बाद एवरेस्ट आता है, फिर मनसालू आता है, इंपॉर्टेंट है। फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी भी पूछता है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और ये देखिए नंगा पर्वत है ये, ठीक है, ये राकापोशी है। ये सब चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। और दर्रे आ जाते हैं ऊपर से, पहाड़ियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, है कि नहीं, ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। 92 है तिस्ता नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी है, तो तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इसको भी पिछले क्लासेस में मैपिंग के साथ बता चुके हैं कि तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर मतलब तिब्बत में है, वहां से निकलती है ये तिस्ता नदी, ठीक है। 93 है भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो लिग्नाइट कोयला दोस्तों सबसे ज्यादा तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है, ये ध्यान देना, तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है, ठीक। और सबसे ज्यादा जो कोयले का, ये लिग्नाइट कोयला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कोयले से कंफ्यूज हो गया, कोयले का सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है, झारखंड में है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 94 झरिया झारखंड, है कि नहीं। 94 है कथनों पर विचार करना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पार जापान से अलास्का की यात्रा करने वाले व्यक्ति को एक दिन का लाभ होता है, बिल्कुल सही बात है। यह अधिक अक्षांशीय विस्तार वाले देश के लिए असुविधाजनक है, लेकिन छोटे देशांतरीय विस्तार के लिए कई समय क्षेत्र होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका दोस्तों 94 का ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक। 95 है भूमध्य सागर से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है, अभी ऊपर बताए थे, जॉर्डन, कहां, जॉर्डन में तो मृत सागर, जॉर्डन और इजराइल के बीच में मृत सागर, जॉर्डन तो एकदम इधर आ गया, जॉर्डन तो होगा नहीं, एक जहां पर है काट दो, ये हो गया, ठीक है। अब इराक भी नहीं है, इराक भी नहीं है तो दूसरा भी काट दो, तो तीसरा और चौथा हो जाएगा लेबनान और सीरिया हो जाएगा, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। 96 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ग्रेनाइट चट्टानों का मुख्य घटक सिलिका और मैग्नीशियम होता है, ठीक है दोस्तों। ग्रेनाइट चट्टानों का मुख्य घटक सियाल, हम लोग पढ़े ना सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है, ठीक है। महासागरीय तल मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, ये भी सही बात है, महासागरीय तल बेसाल्टिक और गैब्रो चट्टानों से बना होता है। और जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं वो ग्रेनाइट, मतलब जो ग्रेनाइट चट्टानों में ग्रेनाइट और एंडुलेसाइट मिलता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं, जो इसको हम लोग थोड़ा सा बताते हैं आपको, ये है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं, ये पृथ्वी का क्रस्ट है, ठीक है, ये यहां से लेकर के जो 35 किलोमीटर तक है, ये 35 किलोमीटर तक दोस्तों महाद्वीपीय क्रस्ट आ जाता है, ठीक है। और इसी क्रस्ट में महाद्वीपीय क्रस्ट भी आता है और महासागरीय क्रस्ट भी आ जाता है, ठीक है। ये है महासागरीय क्रस्ट और ये है महाद्वीपीय क्रस्ट दोस्तों, ठीक है। महाद्वीपीय क्रस्ट बनता है एंडुलेसाइट से, और ये जो बेसाल्टिक चट्टानों से बनता है महासागरीय और गैब्रो चट्टान भी होता है, ठीक है। हमको ये चीज ध्यान देना। और 100 किलोमीटर तक अपना ये स्थल मंडल पाया जाता है, तो ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब महासागरीय तल मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, ये सही स्टेटमेंट है, पहला गलत है, ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो दूसरा महासागरीय तल क्या होता है, सीमा होता है, सिलिका और मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 97 है इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इडुक्की केरल में स्थित है, ठीक है। 98 है वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन आ जाता है 0.9%, फिर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में धूल के कण उच्च संरचना पाई जाती है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि वहां पर तापांतर अधिक हो जाता है दोस्तों, ठीक है, और इसके कारण भी वहां पर चट्टानें अधिक हैं, मृदाएं अधिक हैं, इसलिए वहां पर पाई जाती है धूल मृदा आदि। ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में मौजूद है, ये गलत है, क्षोभ मंडल में नहीं मौजूद है, ऑक्सीजन समताप मंडल में भी मौजूद है, लेकिन कम मात्रा में मौजूद है। तो दोस्तों 98 का क्या हो जाएगा, केवल और केवल दो ऑप्शन
केवल और केवल 2 विकल्प सही हो जाएगा। 99 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो डेथ वैली दोस्तों भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है, ये आ जाता है दोस्तों कैलिफोर्निया, ये है भ्रंश घाटी, डेथ वैली। ठीक है, यहीं पर हम लोग पढ़े थे मोजावे मरुस्थल, यहीं पर हम लोग पढ़े हैं सुनरान मरुस्थल, और ये है यहीं पर हम लोग पढ़े थे क्या, चिहुआहुआ, है कि नहीं, जहां पर मैक्सिको में चांदी सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, 100वां क्वेश्चन है, भारत और चीन के अलावा निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? भारत और चीन के अलावा कौन सा देश म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? तो म्यांमार के साथ बांग्लादेश बनाता है, थाईलैंड, वियतनाम तो बहुत उधर नहीं बनाता है, मलेशिया नहीं बनाता है, मलेशिया नहीं बनाता, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश बनाता है। दोस्तों इसको हम लोग ये देख लेते हैं, ये दोस्तों म्यांमार, चाइना और भारत को छोड़ दो, ये बांग्लादेश से सीमा इसकी लग रही है, ये लाओस से लग रही है, थाईलैंड से लग रही है, तो बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड। ठीक है, 101वां क्वेश्चन है, वलित पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वलित पर्वत मुख्यतः रचनात्मक प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं, गलत बात है कि नहीं, वलित पर्वत रचनात्मक प्लेट सीमाओं पर नहीं, अभिसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक फोल्डिंग में अनफोल्ड वेव्स को एंटीक्लाइन कहा जाता है और डाउनफोल्ड को सिंक्लाइन कहा जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। तो 101 का इसका दोस्तों केवल और केवल बी ऑप्शन सही होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, ये है दोस्तों प्लेटें मान लेते हैं, ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी प्लेट सीमा। ठीक है, अपसारी प्लेट सीमा में जब एक प्लेट इधर चली जाएगी, एक प्लेट इधर चली जाएगी, तो बीच में ओशियनिक रिज बन जाएगा, ज्वालामुखी निकलने लगती है। और ये कन्वर्जेंट का मतलब हो गया अभिसारी प्लेट सीमा। अभिसारी प्लेट सीमा जब एक प्लेट ऐसे टकराती है, एक प्लेट ऐसे आती है, तो यहाँ से एक प्लेट नीचे धंस जाती है, तो यहाँ से मेंटल से ये फिर ज्वालामुखी ऐसे निकलती है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये ट्रांसफार्म मतलब ये रचनात्मक प्लेटें हैं, ये एक दूसरे के समांतर ऐसे निकल जाती हैं। और ये जो अभिसारी प्लेट सीमा है, ये 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं टकराती हैं, एक महासागरी, एक महासागरी महाद्वीपीय और तीसरी महाद्वीपीय। जब महासागरी टकराती हैं तो भी ज्वालामुखी का निर्माण होता है, और जब महासागरीय महाद्वीपीय टकराती हैं तो एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत जैसे पर्वतों का निर्माण होता है, और जब महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो वलित पर्वत में हिमालय पर्वत जैसे पर्वतों का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 102 है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? जलवाष्प होती है, पता ही है। 103 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसको जारी करती है दोस्तों। ठीक है, 104 है, निम्नलिखित में से कौन सी मैंग्रोव की विशेषता है? वे मूल रूप से सदाबहार भूमि के पौधे हैं जो आश्रय वाले किनारों पर बढ़ते हैं, जैसे ज्वारी, फ्लैट, डेल्टा खाड़ी। सही स्टेटमेंट है। वे जनन की सजीवता प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। उन्हें कम सौर विकिरण की आवश्यकता होती है, ये गलत है, उन्हें सौर विकिरण की आवश्यकता अधिक होती है। तो इससे 1 और 2 स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 105 है, मार्कल मॉडल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मार्कल मॉडल शब्द दोस्तों ऊर्जा दक्षता से संबंधित है। ठीक है, 106 है दोस्तों, राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण NBA का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण का मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में है। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम दोस्तों 2002 में आया था, 2002 में एक्ट आया था, और इसी के तहत दोस्तों राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण अधिनियम ये सारी चीजें बनाई गई दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, 107 का दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घर के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? अत्यधिक नमी, नए कालीन, बाहरी प्रदूषण, कीटनाशक। ये चारों हैं दोस्तों, तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 108वां है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा? शब्द पारिस्थितिकी तंत्र टांसले। ठीक है, तो पारिस्थितिकी शब्द, पारिस्थितिकी तंत्र के पिता कौन है? टांसले हैं, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द दिया है अर्नेस्ट हैकल ने दोस्तों, ये पहले की क्लासों में भी हम बता चुके हैं, और डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। 109 है, लोकटक झील मणिपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो 1993 में शामिल किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड दोस्तों शुरू किया गया था 1990 में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? ऐसी रामसर भूमियां या ऐसी आर्द्र भूमियां जो खतरे में हैं, जो प्रदूषण के कारण, अत्यधिक नगरीकरण के कारण खतरे में है, उनको संरक्षित करने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जारी किया गया। और इसके तहत भारत की एक लोकटक झील हो गई, और एक चिल्का झील हो गई, और एक केवलादेव घाना झील, केवलादेव घाना हो गया। इन तीनों को शामिल किया गया था। ठीक है, हालांकि चिल्का झील को निकाल दिया गया, इस सूची से बाहर कर दिया गया, क्योंकि चिल्का झील पर फिर
देखभाल हुई, उसको संरक्षित कर लिया गया। तो चिल्का झील को इस सूची से हटा दिया गया। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में अभी भारत के दो क्षेत्र शामिल हैं, लोकटक झील और केवलादेव घाना शामिल है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और दोस्तों रामसर सम्मेलन क्या होता है? रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में अधिवेशन हुआ था, जिससे के कारण आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने की बात की गई थी। और इसको 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, और इसको लागू कब किया गया था? 1975 में। अब दोस्तों 1975 में इसको लागू किया गया। अभी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 1975 में ही साइट्स नामक संस्था का भी गठन किया गया था, ठीक है। ये साइट्स था। 1975 में साइट्स को भी लागू किया गया और 1975 में आर्द्र भूमियों से संबंधित रामसर कन्वेंशन को भी लागू किया गया। और इसी के संबंधित एक चीज हम लोग और पढ़े थे 1976 में, ट्रैफिक। दोस्तों ट्रैफिक को भी लाया गया था और ये ट्रैफिक को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और IUCN के तत्वाधान में दोनों ने मिल करके ट्रैफिक को लाया था। और IUCN पहले बता चुके हैं 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी और 1964 में IUCN जो था वो रेड डाटा बुक जारी करना शुरू करता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम लोग पढ़ेंगे सब चीजें रिलेट करके, तो हम लोगों को चीजें याद होंगी, समझ में आएंगी, रिवीजन भी होगा। और दोस्तों ये जो साइट्स है ये 3 प्रकार के अपेंडिक्स जारी करता है। पहले अपेंडिक्स में दोस्तों जो खतरे वाले जीव हैं, जिनका व्यापार बहुत ज्यादा हो चुका है, उन पर व्यापार प्रतिबंध लगाया गया है। और दूसरा इसकी जो सूची होती है, दूसरा अपेंडिक्स जो होता है, इसमें कुछ प्रमाण पत्रों के साथ इसमें व्यापार की अनुमति दी जाती है, लेकिन बहुत निगरानी रख करके। और तीसरे में भी प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सब चीजें देखनी है, ठीक है। 110 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, प्रवाल वृत्तियों का विरंजन, ये है, ये भी है। जानवरों की आबादी का व्यापक रूप से गायब होना, ये भी है। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष का स्थानांतरण, ये नहीं है दोस्तों। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 111वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1/4 संख्या का 1/3 15 है तो संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? मतलब 1/3 15 है, अगर 1/3 15 है तो उसका वो संख्या कौन सी होगी? 45 होगी। अच्छा, अब ये 45 आ गई तो ये 1/4 है। अब 1/4 है तो इसका 4 गुना क्या होगा? 180 होगा। अब कह रहा है इसी 180 का 3/10वां भाग कितना होगा? तो 18 तियां 54 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 112 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जिसे 6:7 के अनुपात के दोनों पदों में से घटाकर 16:21 से कम का अनुपात कर दिया जाए। तो इसका आंसर दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 113 है, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, लंबाई चौड़ाई से, तो इसका अनुपात ये 23 और ये 20, 23 20 46, अरे दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए 46 आ गया। तो आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 20 हो जाएगी, है कि नहीं? चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगी। 114 है, 1% के आधे को, 1% का मतलब 1/100 के आधे को मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 को किस रूप में लिखा जाएगा? तो 1/100 को मतलब 1/2 को 0.5 में लिखा जाएगा और 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो और जुड़ जाएगा, 0.005। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 115, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 25% कम है, क्रय मूल्य 25% कम है, 75 है, ये 100 है, तो कह रहे लाभ प्रतिशत कितना होगा? मतलब खरीदे इतने बेचे इतना, मतलब 25, और 25 किस पे? 75 पे, 25 या 75, तो 300% इनका लाभ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 116 है, यदि 2 वर्गों के विकर्ण 2:5 के अनुपात में, तो उनके क्षेत्रों का अनुपात कितना होगा? तो मान लीजिए ये 2 वर्ग है, इनका विकर्ण हो गया, मतलब ये मतलब विकर्ण कितना होता है? a√2 होता है, तो a√2 तो कितना है? 2 है कि नहीं? तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 2 हो गया और इसका 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा दूसरे वाले का, तो 2 इन दोनों का अनुपात कितना होगा? 4:25 हो जाएगा दोस्तों। 116 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 117 है, अरुण ने एक केक को 2 हिस्से में बांटा, एक केक है इसको 2 हिस्से में बांट दिया और आधे को समान आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। आधे को, ये मान लीजिए आधा वाला है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया, प्रत्येक टुकड़े का वजन 20 ग्राम है। अच्छा, एक टुकड़ा अगर इसको ऐसे ऐसे काटा है तो प्रत्येक टुकड़े का वजन 20 ग्राम है। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हैं तो मूल केक कितना भारी था? 7 टुकड़े, मतलब इसमें 6 टुकड़ा होगा और 1 टुकड़ा ये वाला हुआ, है कि नहीं? 1 टुकड़ा इसमें से हुआ और 6 टुकड़ा इसमें से हुआ, टोटल 7 हो गए। तो कह रहा है कि कुल कितने, मतलब अच्छा ये 20 ग्राम, मतलब 1 टुकड़ा 20 ग्राम का है तो 6 टुकड़े 120 ग्राम के हो गए,
है कि नहीं। अच्छा, ये 120 ग्राम का मतलब ये 6 टुकड़ा 120 ग्राम का, और आधा आधा काटा था ये भी 120 ग्राम का, तो 240 ग्राम दोनों जोड़ देंगे, आ जाएगा। 118 है, एक निश्चित कोड में टुगेदर को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में पैरोल को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो इसमें दो का अंतर करेंगे, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 119वां है 11 6 17 17 6 23 6 29 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 120वां है श्वेता, ये आसान क्वेश्चन है, तो इसका शुरुआती बिंदु आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे कर लेंगे तो इसका शुरुआती बिंदु आसान सा है, ऐसे ऐसे कराते चले जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा इसका। 121 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहां पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर में किया है। ठीक है, 122 से 3 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से किसने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है दोस्तों। ठीक है, 123वां है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान देव नारायण जी के 111वें महोत्सव को कहां संबोधित किया गया है, तो भीलवाड़ा में संबोधित किया गया है। ठीक, 124 है यूनेस्को ने ओडेसा के डेंजर साइट श्रेणी में विश्व धरोहर घोषित किया, यह किस देश का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन है दोस्तों। इसको हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं, ये रहा दोस्तों यूक्रेन, और ये उड़ीसा पोर्ट उसका, उड़ीसा भारत वाला नहीं, ये ब्लैक सी है, ये उड़ीसा पोर्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, युद्ध में ये शामिल रहा है यूक्रेन, इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, 125 है शी फीड्स द वर्ल्ड, शी फीड्स द वर्ल्ड मतलब वो दुनिया को पोषित करती है। कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पेप्सिको और केयर दोनों के द्वारा शुरू किया गया, तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। 126 है अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है, तो JSW ग्रुप को बनाया है। ठीक है, 127 है हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो अमेरिका में ली है। ठीक है, 128 है प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित किया गया था, यह सही स्टेटमेंट है। इस सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी है, यह भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 129 हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 130 हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहां खोला गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। 131 है निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया, तो मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रखा गया है। 132 है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए रूपरेखा तैयार की है, तो 2030 तक SDG लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, उसी में 2030 तक इन्होंने भी रखा है अपना। ठीक है, 133 है निम्नलिखित में से किसको पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया, तो जापान को पीछे छोड़ा है दोस्तों। ठीक है, 134 है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत और रूस के संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया गया है, तो ये अमेठी में शुरू किया गया है दोस्तों, इसमें कोई भी नहीं होगा सही। ठीक है, इसमें अमेठी इसका आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका। 135 है समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 136 है हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है, तो 20% मिलाने की बात की है। ठीक, 137 है यू विन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और टीकाकरण से संबंधित है। 138 है हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। 139 हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $26 ट्रिलियन हो जाएगी, 2047 तक जब अमृत भारत महोत्सव मनाया जाएगा। 140 है निम्नलिखित में से किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है, तो इसमें शुभ्रा गुप्ता ने की है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 140 क्वेश्चन न्यूनतम समय में बिना समय बर्बाद किए हुए, बिना किसी फालतू की बात किए हुए, चारों ऑप्शन को डिटेलिंग के साथ विद मैपिंग के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पुराने प्रैक्टिस सेट को भी रिवीजन करते हुए किया है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं इस तरीके से ज्योग्राफी का लगभग पूरा हिस्सा कवर करा दिया गया होगा। और दोस्तों और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर कमी नजर आती है तो फीडबैक में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, उस पर तुरंत काम किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।